नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। दागी पूर्व आईएएस रामविलास यादव को जमानत मिल गई है। मेडिकल ग्राउंड पर 3 हफ्ते की जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस ने रामविलास को गिरफ्तार किया था। बीते साल विजिलेंस ने यादव को गिरफ्तार किया था और अब मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। रामविलास यादव को जमानत मिली है। मेडिकल ग्राउंड पर उनको 3 हफ्ते की जमानत दी गई है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये गिरफ्तारी विजिलेंस ने की थी। बीते साल विजिलेंस की टीम ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था और अब उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई है। देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? बता दूं कि ये जो पूर्व आईएएस रामविलास यादव हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई की थी। इनको मई 2022 में अरेस्ट किया था, जिसके बाद लगातार ये जेल में ही देहरादून की सुद्दूवाला जेल में थे। लेकिन अभी मेडिकल ग्राउंड पे इनको 3 हफ्ते की जमानत मिली है। बताया जा रहा है कि इनकी जो तबीयत है वो जेल में बिगड़ रही थी, जिसके कारण इनके जो वकील हैं इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील की थी। इस अपील के बाद इनको 3 हफ्ते की जमानत मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिना एनओसी 7 इंजीनियर सिंचाई विभाग के चीफ सोमवार को लेटर भेजेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सीईओ को लेटर जारी किया जाएगा। अक्टूबर 2022 के लेटर के मुताबिक 7 इंजीनियर की एनओसी खत्म हो गई थी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरपी सिंह, संजय पाठक, राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार, शैलेंद्र कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हर्ष कुमार, परशुराम, ये वो नाम है जिनकी एनओसी समाप्त हो गई थी और बाकायदा विभाग के 7 इंजीनियर से संबंधित ये लेटर जारी किया गया। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिना एनओसी 7 इंजीनियर काम में लगे हुए थे। अब ये बड़ी बात सामने आई है। हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? इस खबर को आसान करके समझाइए। अमित, हमने ये खबर दिखाई थी कि बिना एनओसी के 7 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं। पीएमजेएसवाई जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स हैं, वो कैसे वहां पर बिना एनओसी काम कर रहे हैं। अब ये मसला उठा है तो अब जो डिपार्टमेंट के चीफ हैं जयपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि उन्होंने लेटर साइन कर दिया। मंडे को ये लेटर भेजेंगे वो सीईओ पीएमजेएसवाई को कि वो स्टेटस बताएं कि वो 7 के 7 इंजीनियर बिना एनओसी के वहां पर कैसे काम कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने सिंचाई विभाग के जो मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि मामला दिखाया जाएगा और अगर इसमें कहीं गलतियां निकल के आती हैं तो इसमें कार्रवाई भी होगी, यानी एक्शन भी होगा। तो ये 7 इंजीनियर्स आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी अमित, जाहिर तौर पर। अब क्योंकि मुख्यमंत्री भी दौरे से लौटे हैं तो मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का संज्ञान कहीं ना कहीं लिया है और अब इस मसले पर जो हमारी खबर है न्यूज 18 की, इसमें एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को थराली विधानसभा पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। वहीं सीएम धामी ने थराली विधानसभा में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। सीएम ने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सुधारा जाए, सामान्य किया जाए और जनजीवन को सामान्य बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे थराली में। यहां आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका उन्होंने आकलन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपदा पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है, उनकी हर संभव मदद की जा रही है और आगे भी मदद की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरा जोर फिलहाल इस बात पर है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए। क्षेत्र ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहां भी जा रहे हैं
वहाँ इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है, पुनर्निर्माण और ये जो निर्माण से। और चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है सीएम के दौरे से संबंधित? जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के थराली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे और उन्होंने वहां पे आपदा प्रभावित इलाके जो हैं वहां पे उनका हवाई निरीक्षण किया, दौरा किया। और स्वयं आपने भी सुना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि थराली क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में जीवन सामान्य हो सके उसकी कोशिश सरकार कर रही है। अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उन्हें पूरी व्यवस्था की जाए, राहत शिविरों में अगर ठहराना पड़े तो लोगों को वहां पे भी ठहराया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बागेश्वर जाएंगे, जहां पर विधानसभा उपचुनाव में कई उनकी जन सभाएं हैं और रोड शो के कार्यक्रम है और वहां के लिए मुख्यमंत्री रवाना भी हो चुके हैं। जी, शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और बात एक बड़ी खबर की, देहरादून से बड़ी खबर आई है, जहां दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज लोगो लॉन्च किया गया। देहरादून के राजपुर रोड में एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया। 8 से 9 दिसंबर तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लेकर चल रही है, ये लक्ष्य तय किया गया है। इस निवेशक सम्मेलन को लेकर देश विदेश में 8 से 9 रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल आज इसका लोगो लॉन्च किया गया है। आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, लिहाजा उसी दिशा में मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं और ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, इसकी तारीख भी तय हो गई है और साथ ही साथ आज इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया गया। 8 से 9 दिसंबर यानी 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। आप देखिए, 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पहाड़ को एक नई पहचान मिल पाए, जिससे उत्तराखंड का समुचित विकास हो पाए और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज लोगो लॉन्च किया गया है। तैयारियां वृहद स्तर पर अब शुरू हो जाएंगी और इसी कड़ी में देश विदेश में मिलाकर कुल मिलाकर 8 से 9 रोड शो भी किए जाएंगे। सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर और प्रदेश के अंदर नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बना है। और एक बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग हमारे यहाँ पहले से स्थापित है, उन उद्योग समूह के लोगों ने भी हमको कहा है कि हम अपना ही एक्सपेंशन कर देंगे और वह भी मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार करोड़ के बीच का होने वाला है और वो बहुत आसानी से करने वाले हैं। उनके लिए हमने बहुत सारे नियमों का प्रावधान भी किया है, बहुत सारी नीतियों में संशोधन भी किया है, नई नीतियों को भी हम लेकर आए। यानी कि हेतु हमारा है कि हर प्रकार से राज्य के अंदर उद्योग आए। और देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, राज्य की जीडीपी और राज्य के बजट से कहीं ज्यादा लक्ष्य निर्धारित किया गया है निवेश का, 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। आज लोगो लॉन्च कर दिया गया, किस तरीके से इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे संभव हो पाएगा कि सरकार का लक्ष्य पूरा हो जाए, क्या रोड मैप है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ का ये निवेश के लिए एक टारगेट सरकार ने रखा है, तो उसमें साफ तौर से ये झलक रहा है कि सरकार किस तरह से प्लानिंग करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पूरा मैटर समझाया भी है कि कैसे कैसे वो जाएंगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी हैं वो करेंगे और ऐसे में जो निवेशक है संपर्क की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है विशाल, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। लक्ष्य बड़ा है और इस बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास भी बड़े किए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। फिलहाल आज लोगो लॉन्च हुआ है, कह सकते हैं कि आगाज हो गया है, अब प्रयास बेहतर अंजाम के लिए होगा।
आगे बढ़ते आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड के लिए 2 सितंबर काला दिन है, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र के तहत गोली चलाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं सीएम ने कहा कि हम सब लोग मिलकर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड आंदोलन में जहां पर भी दमन हुआ, पुलिस ने बिना उकसावे के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत सब कुछ उस समय किया था। और उस समय की जो सरकार थी उसकी ऐसी हठधर्मिता थी। और यहाँ पर हमारे बीच में से 6 आंदोलनकारी हमारे बीच से चले गए। ये गोलीकांड इतना बीभत्स था कि जिस प्रकार से सर में गोली मारी गई, जिस प्रकार से लाठियां चलाई गई और दर्जनों लोग जिस प्रकार से घायल हुए, हम हर वर्ष उनका स्मरण करते हैं, हर वर्ष यहाँ पर उनकी बरसी मनाते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप हम राज्य का निर्माण करें, हम राज्य में अपना योगदान दें। हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान देकर हम राज्य को उस दिशा में ले जाएं। इधर अंतिम दौर में बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है। वहीं आज बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार के लिए सीएम पुष्कर धामी भी पहुंच रहे हैं, जहां वो गरुड़ में एक रैली को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम हरीश रावत भी लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रचार के अंतिम दौर में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी अपनी तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत कई दिनों से यहां पर डेरा डाले हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कई कद्दावर चेहरे भी लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गरुड़ में न सिर्फ जनसभा करेंगे बल्कि रोड शो भी करेंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव में पूर्व सैनिकों के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच पूर्व सैनिकों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी होना तय माना जा रहा है। पूर्व मंत्री चंदन रामदास के निधन से बागेश्वर उपचुनाव के दौर से गुजर रहा है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, लेकिन इन सब के बीच जिले में रह रहे 6000 सैन्य परिवारों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों निगाहें गड़ाए बैठे हैं। इस बीच बीजेपी ने इन सैन्य परिवारों से जुड़े 20,000 से ज्यादा मतदाताओं पर बड़ा दांव खेल दिया है। चुनावों से पहले पूरी हुई कुछ मांगों से पूर्व सैनिक इतने गदगद हैं कि उन्होंने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सैनिकों का जो सभागार वहां पर बनेगा, हमारा मीटिंग हॉल जो बनेगा, उसके लिए वर्तमान में हमको बजट की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान सरकार के साथ हम इसलिए हैं कि हम उनसे आने वाले समय में हमारी जो आज से विधायिका पार्वती दास जी उठी है, उनको अगर हम भारी बहुमतों से विजय करेंगे तो उनको लेकर के हम विधानसभा में जा सकते हैं। इस बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों की समस्या सुनने के बहाने से इनसे मिले हैं और उनके समर्थन के लिए एडवांस में ही धन्यवाद अदा कर दिया। सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनसे वायदा लिया है। आज 6000 पूर्व सैनिक यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और एक परिवार में एवरेज 4 या 5 आप लगाएं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि एक एक वोट हमारी बहन पार्वती दास को मिलेगा। दरअसल बागेश्वर में रह रहे पूर्व सैनिक लंबे समय से जिला मुख्यालय में एक कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर की मांग कर रहे हैं। अपने निधन से ठीक पहले इन दोनों की मांगों को पूरा करने की नींव चंदन रामदास रख गए हैं। ऐसे में उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती दास को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
उधर रुद्रप्रयाग में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। आज अगस्त मुनि में सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। वहीं व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग भी की। दरअसल हाईवे के किनारे बनाई गई दुकानों और मकानों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो लंबे अरसे से यहां पर दुकान के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और दुकानें टूटने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उधर रामनगर में भी सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। कई संगठन से जुड़े लोगों ने आज रामनगर बाजार को बंद करवा दिया। वहीं लोगों ने कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रामनगर में रानीखेत रोड की दुकानें और पूछड़ी गांव के 110 घरों को हटाया जाना है, जिसके विरोध में लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। अपने घरों में रह रहे थे, एकाएक वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने, एनएच ने उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको बेघर करना शुरू कर दिया है और उसके खिलाफ पूरे रामनगर की जनता एकजुट हो रही है। और यही मांग हमारी सरकार से है कि किसी को भी नहीं हटाया जाए, सबको उनकी जगह पर मालिकाना अधिकार दिया जाए। इसको लेकर के आज यहाँ पर बंद और जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है। आंदोलन जारी रखा है, जिसमें हमारे साथ पुछड़ी के लोग भी आए हैं। पुछड़ी के 110 मकानों को चिन्हित कर रखा है, जिनमें से वो भी तोड़े जाएंगे कह रहे हैं। अब देखो कितनी तारीख तक तोड़े जाते हैं, 5 तारीख का समय दे रखा है। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा रामनगर वालों को। और क्या बताएं, इस समय आम डंडा है, कई लोग ऐसे हैं, आम डंडा है, तुम्हारा रानीखेत रोड पूरी है, लखनपुर का चौराहा है, लखनपुर में सारी रोडें तोड़ने को कर रहे हैं। कोटद्वार में दुगड्डा की पहाड़ी पर बसे आमसौड़ और जमरगढ़ी गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। घनी आबादी वाला आमसौड़ और जमरगढ़ी गांव भी पहाड़ी के ठीक नीचे बसा हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं गांवों पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रात को ही ग्रामीणों को उनके घरों से बाहर निकालकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया के निर्देश दिए। डर के साए में रह रहे ग्रामीण दिन के समय अपने घरों में आते हैं और जैसे ही बरसात या फिर रात होती है दूसरे गांव में चले जाते हैं। गांव से अब तक 50 से अधिक परिवार घर खाली कर चुके हैं। मामले में प्रशासन का कहना है कि गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिसके बाद गांव को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। थोड़ा सा आसमानी वो हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है और जो है हम यहाँ से जो है घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है और दूसरे के घर में शरण ले रखे, वहीं शिफ्ट हो रखे हैं। हमें तो बहुत डर है, रात को हम बेचैनी है। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चों का अभी 1-1.5 महीने का बच्चा, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, उसको लेकर रात इधर उधर जाते रहते हैं। सवेरे आते हैं अपने घर में थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, बारिश आ जाती है तो हम ऐसे भूखे चले जाते हैं। बहुत परेशानी है। प्रशासन आया, पटोरी आया, रात को उस दिन पुलिस आया, घर से बाहर निकलो सवेरे साथ ही अभी सुरक्षा के दृष्टिगत ये किया था कि भाई उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दें अभी फिलहाल। लेकिन उसमें अभी जो हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इसमें कि भूगर्भीय सर्वेक्षण इसका जो है कराया जाएगा और यदि उसमें जो है इस तरह की क्योंकि तकनीकी चीजें हैं और भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के उपरांत जो है फिर उनको जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं दुगड्डा की पहाड़ियों पर और इस समय हम उसी इलाके में मौजूद है। ये आमसौड़ का वो गांव है जो अब खाली कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को दूसरी जगह जो आसपास के जो गांव है वहां पर शिफ्ट करने के आदेश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने को मजबूर है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो इस समय डेंजर जोन में है। कई सारे जो यहाँ पे 20 से ज्यादा जो परिवार है वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि पीछे जो इस गाँव के जो पीछे जो बड़ी पहाड़ी है वो पहाड़ी लगातार उस पर भूकटाव होता जा रहा है और लैंडस्लाइड होता जा रहा है इस पूरी पहाड़ी पर। और इसी पहाड़ी का ये नतीजा है कि जो लोग हैं अब वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल हिदायत लोगों को दी गई है कि यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि लगातार जो बरसात का सीजन है इसमें यहाँ पर रहना किस खतरे से खाली नहीं है। बोल्डर्स लगातार आ रहे हैं तो जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं, इधर उधर शिफ्ट कर चुके हैं और दिन के समय वापस हालांकि वो अपने घरों में आते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है या रात का समय होता है तो उनको मजबूरन इस पूरे गांव से खाली, ये पूरा जो गांव है वो खाली हो जाता है, दूसरी सुरक्षित जगहों पे चल जाता है। तो ऐसे में लोगों की मांग है कि वो कुछ ना कुछ प्रशासन उन्हें राहत जरूर पहुंचाए। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, आमसौड़, दुगड्डा। उत्तरकाशी की लाइफलाइन तामाखानी सुरंग में पानी का रिसाव बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है।
ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर तांबा खाड़ी सुरंग में पानी का रिसाव रुक नहीं रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नियमित सफाई नहीं होने से पानी के रिसाव के कारण सुरंग में जगह जगह कीचड़ और गंदगी है, जिससे स्थानीय लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कई लोग सुरंग के अंदर घायल भी हो चुके हैं। एक तरफ सुरंग के बाहर गंदगी से लोग परेशान हैं, तो वहीं सुरंग के अंदर जमा गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ पे जो गंदगी है इससे बहुत परेशानी होती है। हम जो है स्कूल जाते हैं सुबह शाम, तो हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ पे पशु जो है यहाँ पे जो कांच की वो गिरा देते तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे बदली के कारण कई लोग आ जा नहीं सकते। ये उत्तरकाशी में तांबाखानी स्थित टनल को हैंडओवर करने के लिए प्रयास अभी गतिमान है और अभी प्रयास यही चल रहा है कि टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो सिंचाई विभाग द्वारा बीआरओ के साथ साझा की गई हैं और एक बार उनका अध्ययन करने के उपरांत बीआरओ द्वारा अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। डोईवाला में आंदोलित किसानों ने अपने धरने को समाप्त कर दिया। किसानों के मुख्य सचिव एसएस संधू से बात हुई, जिसके बाद किसानों का 26 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया। किसानों का कहना है कि आश्वासन दिया गया है कि डोईवाला में टाउनशिप नहीं बनेगी और शुगर मिल बंद नहीं होगी। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा वापस लिए गए फैसले को किसानों ने अपनी बड़ी जीत बताया और खुशी जताई। के निरंतर विरोध के बाद यहां से कैंसिल करके दूसरी जगह चिन्हित कर ली है और शुगर फैक्ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को बुला करके कल इसमें एक मीटिंग लेते हैं, शुगर फैक्ट्री भी चलेगी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।